हेलो नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर वीडियो पे जुड़ गए हो तो लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम चाहे एलएलबी की छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। ठीक है भाई। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, उनके सदस्य जो होते हैं उनके मतदाताओं की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उनके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, सारी चीजों के हम लोग ने बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग को पढ़ना है कि लोकसभा की शक्ति और कार्य, मतलब कि पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं। इसके सारी शक्तियों के बारे में, चाहे वो संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति हो, कानून निर्माण के संबंध में, वित्तीय शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, सारी शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हम ना कि लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहली शक्ति है भैया कि संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति लोकसभा को कौन सी मिली है। ठीक है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को समान रूप से दी गई है। चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, तो दोनों को संविधान में संशोधन करने संबंधी शक्तियां समान रूप से दी गई हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार, क्या? अनुच्छेद 368 के अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 368 में यह कहा गया है कि संविधान के अधिकांश भाग में क्या संशोधन का कार्य केवल संसद ही कर सकती। ठीक है। संविधान में संशोधन संबंधी कार्य कौन कर सकता है भैया? संसद। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो संविधान में संशोधन संबंधी कार्य है वो संसद तो कर लेगी, लेकिन उसके मूल ढांचे में, मतलब उसके मूल संविधान के मूल स्वरूप में वह परिवर्तन नहीं कर सकती। ये भी कहा गया है संबंधी कार्य संसद कर सकती। तो ये अनुच्छेद 368 में कहा गया है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि ये दोनों को समान रूप से शक्तियां दी गई हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। मतलब जो संशोधन का प्रस्ताव चाहे वो लोकसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है और राज्यसभा से भी पारित किया जाए, किंतु इसे पारित करने के लिए इसे 2/3 सदस्यों की क्या चाहिए? बहुमत चाहिए होता है। कितना भैया? 2/3, 2/3 या 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। बहुमत किसके लिए? पारित कराने के, पारित कराने के लिए, पारित कराने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत किसको चाहिए? चाहे वो संसद के लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। अब असहमति होने पर, मतलब कोई सदन अगर उस संशोधन से सहमत नहीं है तो असहमत होने पर वो उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। ठीक है भैया। तो संसद जो है वो मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार जो हमें भाग 3 संविधान के भाग 3 में जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ साथ संविधान के मूल स्वरूप में, मतलब वो क्या कर सकती है? मूल अधिकारों में उसके परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये हमारे किसमें कहा गया है? संविधान में। क्या कहा गया है कि जो संसद होगी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती। ठीक है भैया। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो क्या है भैया? लेकिन संविधान के मूल स्वरूप को परिवर्तन नहीं कर सकती संसद। के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं, मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। कौन? चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो।
परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है कि क्या कर सकती है वो, मौलिक अधिकारों में वो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन हमारे संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब इसके बाद बात आती है, जो संसद है भैया, वो कौन कौन से साधारण विधेयक हो, चाहे वो गैर वित्तीय विधेयक हो, और चाहे वो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो, तो दोनों संसद मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां किसके संबंध में दी गई हैं? तीनों विधेयकों के संबंध में संसद को शक्ति समान रूप से दी गई है। तीन शक्ति कौन कौन, तीन से विधेयक हो गए भैया। पहला हो गया आपका साधारण विधेयक, ठीक, पहला हो गया साधारण विधेयक, ठीक, और दूसरा हो गया गैर वित्तीय विधेयक, मतलब वित्तीय, जो वित्तीय ना हो, ठीक, गैर वित्तीय विधेयक। अब इसके बाद तीसरी जो आई, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। ठीक है, तो संसद को साधारण विधेयक के बाद गैर वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के संबंध में समान शक्तियां हमारे संसद को प्राप्त हैं। ठीक है, संविधान जो है, संसद जो है वो संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब इसके बाद बात किसकी आती है भाई? अब इसके बाद बात आती है हमारे इसकी दूसरी शक्ति जो है, क्या? विधि निर्माण संबंधी शक्ति, कि हमारे संसद को या लोकसभा को वित्तीय निर्माण संबंध के कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हमारे लोकसभा को कौन कौन सी दी गई हैं। तो भैया सबसे पहले बात आती है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, क्या भारतीय संविधान के अनुसार संघ जो है, संसद जो है, वो कौन कौन से, संसद जो है वो संघ सूची के कुछ विषय, संघ सूची के कौन कौन से विषय भैया, चाहे वो समवर्ती सूची हो या समवर्ती विषय हो या अवशिष्ट विषय हो, इस पे तो कानून बना ही सकती है। संघ सूची के समवर्ती या अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं कि जो हमारी संसद है वो क्या करती है, राज्य सूची के भी विषय में कानून बना सकती। इसके संबंध में भी इसको लोकसभा को शक्तियां प्राप्त हैं। अब कोई भी विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात याद रखना भाई कि कोई भी विधेयक हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बिना लोकसभा की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा को, जो लोकसभा का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। इसीलिए कहा गया कि कोई भी विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई कि संसद जो है वो संघ सूची और राज्य सूची दोनों विषयों में कानून बना सकती है, और कोई भी विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बिना कानून का रूप धारण नहीं करता। अब विधेयक जो है वो कौन कौन से, जिस सदन से विधेयक जो भी संशोधन संबंधी होगा या कानून निर्माण संबंधी होगा, वो चाहे वो राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है और लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकता है। अब इसके बाद जब ये दोनों सदनों में वो पास हो जाएगा तो किसके पास भेजा जाता है भैया? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। तो भेजे जाने के बाद जब भेजा जाता है तो अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो पूर्णतः कानून का रूप धारण कर लेता है, मतलब वहां से कानून निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर यदि दोनों सदनों में ऐसा होता है कि किसी विधेयक को लेकर मतभेद
उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि राज्यसभा को उस संबंध में नहीं समझ आ रहा है कि इस कानून को बनाया जाए, लेकिन लोकसभा उस पे प्रेशर डाल रही है कि नहीं, ये कानून बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति जो होता है वो किस जब कानून संबंधी जब दिक्कत होती है, दोनों में मतभेद हो जाता है। कौन? कानून संबंधी मतभेद होने पर क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किसका? राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो कानून संबंधी मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और बहुमत के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि वह कानून बनेगा या नहीं बनेगा, या स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके आधार पे बहुमत के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। बहुमत के आधार पर निर्णय होता है कि वह कानून का रूप लेगा या नहीं लेगा। यहां तक भैया बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद लोकसभा की सदस्य संख्या मैंने बताई, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा होती है। लोकसभा में भैया कितने हैं? 545 हैं। वहीं राज्यसभा में कितने हैं? 245 है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा पे भारी पड़ती है। भले ही वो निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा का ही निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा जो निर्णय देगी लास्ट में, वही मान्य होता है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में, क्या कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा को अंतिम शक्ति लोकसभा में ही प्राप्त है। लोकसभा को इसके कानून निर्माण के क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्राप्त है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इनके सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से ज्यादा होती, अधिक होने के कारण इसको इसको अंतिम शक्ति दी गई है। अब इसके बाद बात आती है कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। कि लोकसभा को कौन कौन सी न्यायिक शक्ति दी गई है। ठीक है भाई, तो देखो, लोकसभा जो है भैया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लगा के राष्ट्रपति को हटाते हैं उसके पद से। कोई ऐसे छोटी मोटी प्रक्रिया तो है नहीं महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, वो कहाँ से चालू हो सकता है? वो लोकसभा से भी चालू हो सकता है और राज्यसभा, दोनों सदनों में किसी से भी प्रस्तावित या प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, देखो, महाभियोग किस पे? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति बस संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो वो राज्यसभा से ही महाभियोग का प्रस्ताव तो प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ हो सकता है। यहां तक बात सही है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित या प्रारंभ किया जा सकता है। अब एक सदन से जब वो प्रारंभ हो गया, मान लो लोकसभा से वह प्रारंभ किया गया, तो जब एक सदन से जब प्रारंभ हो गया, उसके बाद वह दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरा सदन क्या करता है? उसकी जांच करता है। ठीक है भैया, उसकी जांच करने के बाद वो किसके पास जाता है? अब राष्ट्रपति जब दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले हम किसको? राष्ट्रपति को सूचना दे देते हैं कि भैया आपके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लागू हो गया या पारित कर दिया। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि वो अपने जो कारण है वो अपना संसद के समक्ष पेश कर सके। इसलिए दूसरा सदन जब उनकी उसकी जांच करता है, कब? राष्ट्रपति के भेजने के बाद। ठीक है भैया, अब उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव
किसको बताया मैंने कि लोकसभा को नहीं प्रारंभ, लोकसभा मतलब वहां से नहीं प्रारंभ किया जा सकता। उपराष्ट्रपति को जब हटाना होता है, उस पर महाभियोग लगाना होता है, तो उसके संबंध में राज्यसभा को ही सिर्फ प्रारंभ करने के संबंधी प्रस्ताव किसको है, सिर्फ राज्यसभा को। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात आती है कि लोकसभा जो है वो किसके, हाई कोर्ट मतलब कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करने के, उसको हटाने के या पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव भी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग रूप से प्रस्तावित किया जाता है, स्पष्ट बहुमत से, मतलब कि 2/3 बहुमत। मतलब न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है, एक महाभियोग राष्ट्रपति पर जब संसद किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, इसके बाद सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पदच्युत करने की शक्ति लोकसभा या लिख लो संसद, दोनों को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अब इस पे क्या करते हैं भैया, 2/3 बहुमत से। अब इनको कैसे हटाते हैं, 2/3 बहुमत या स्पष्ट बहुमत कितना है हमारा, 2/3 बहुमत से इन सभी को के पद से हटाया जा सकता है। स्पष्ट बहुमत कितना हो गया भैया, 2/3 बहुमत से संसद के 2/3 बहुमत द्वारा इन सभी को, इन महामहिम राष्ट्रपति को और सारे उच्च न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को के पद से हटाया जा सकता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है भैया कि लोकसभा को न्यायिक संबंधी कौन कौन से निर्देश प्राप्त है। ठीक है भाई, ठीक है भैया। चलो, मैंने यही बताया कि जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव महाभियोग का लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। राज्यसभा से प्रारंभ होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, मतलब लोकसभा नहीं प्रारंभ कर सकती उपराष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग। अब इसके बाद बात किसकी आती है, कार्यपालिका संबंधी प्रस्ताव। कार्यपालिका के संबंध में लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है भाई। अब आपको ये पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है, संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रावधानों के अनुसार संसदीय व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है ना, यहां तक भैया सभी क्लियर है। उसके बाद जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, प्रधानमंत्री बनता है। वही तो होता है ना, जिस दल को बहुमत होता है उसी दल से भैया बनता है प्रधानमंत्री। अब जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर क्या करते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है। अब जो मंत्री परिषद होता है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति भैया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन, हमारा जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से क्या, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो होता है, क्या, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका का मतलब समझ लो एक तरह से मंत्री परिषद पूरा पूरा होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जो होता है वो मंत्री परिषद का ही गठन किया जाता है। अब संसद या लोकसभा का प्रमुख कार्य ये लो कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है। क्या, संसद मतलब लोकसभा का जो प्रमुख कार्य है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए संसद जो होती है या लोकसभा इन मंत्री परिषद से अनेक प्रकार से
क्या करती है, उस पर नियंत्रण रखती है। अब मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा कैसे रखती है, उन पर क्या करती है, जो मंत्री होते हैं उनसे उनके विभागों संबंधी प्रश्न पूछकर, सरकारी नीति व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछकर या पूरक प्रश्न पूछकर उन पे नियंत्रण रखती है, ताकि वो पूर्ण रूप से क्या ना हो जाए, अपने मनमानी ना कर ले। कुल मिला के ये बात आई, ठीक है भैया। तो संसद लिख लो कि लोकसभा जो होती है, क्या संसद या लोकसभा का प्रमुख कार्य क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। अब नियंत्रण मैंने बताया किस प्रकार रखती है लोकसभा। तो नियंत्रण भैया क्या करती है, नियंत्रण मंत्रिपरिषद से लोकसभा उनके विभागों से, क्या उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछकर, सरकारी नीति या सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछकर मंत्रियों से या मंत्रिपरिषद को अपने नियंत्रण में रखती है। ठीक है भाई। नियंत्रण रखने के लिए मंत्रियों से सरकार की नीति के विभाग, सरकार की नीति, उनके विभाग या सरकार की योजनाओं या सरकार की योजना या सरकार के कार्य के संबंध में प्रश्न पूछकर, कार्य के संबंध में प्रश्न पूछकर नियंत्रण प्रश्न पूछकर नियंत्रण रखती है। ठीक है भाई। क्योंकि भैया मंत्रिपरिषद ही लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है। और लोकसभा का प्रमुख कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है। अब इसके बाद इस पे एक प्रकार से और नियंत्रण रखती है, किसके द्वारा भैया, उस पे विरुद्ध प्रस्ताव, क्या भैया, विरुद्ध जो होगा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर या काम रोको प्रस्ताव के द्वारा किस पे, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। तो लोकसभा जो होती है भैया, मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव व काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव व काम रोको प्रस्ताव लाकर नियंत्रण रखती है। ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है सभी को कि कौन कौन से कार्य करती कार्यपालिका संबंधी लोकसभा। मंत्रियों से सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं, उनपे क्या, उनकी नीति, सरकार की नीति, सरकार के कार्य, उन पर विरुद्ध प्रस्ताव लाकर, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर और काम रोको प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका लोकसभा पर नियंत्रण रखती है। ठीक है भैया। और जो कार्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। चलो अब इसके बाद बात किसकी आती है, वित्तीय शक्ति, कि लोकसभा को वित्तीय शक्ति के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। चलो भैया, तो वित्तीय संबंध में कौन कौन सी शक्तियां, सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, ठीक है, क्या संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, 109 के अनुसार वित्त विधेयक जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। 109 आर्टिकल 109 इसके अनुसार क्या है कि वित्त विधेयक
वित्त विधेयक केवल लोकसभा में केवल लोकसभा में क्या पारित किए जा सकते, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, इसके अनुसार अनुच्छेद 109 के अनुसार अब लोकसभा को इसके वित्तीय संदर्भ में लोकसभा को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद जो वित्त विधेयक है राज्यसभा में भेजा जाता है। क्या वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद इसमें वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। यही कहा गया है 109 में कि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पारित होता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है। तो वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जब इसमें चला जाएगा लोकसभा से पारित होके राज्यसभा में जब चला जाएगा तो 14 दिन के अंदर लोकसभा को राज्यसभा वापस करेगी अपना हस्ताक्षर अपनी स्वीकृति देकर। कितने राज्यसभा जो है वो जब वित्त विधेयक उसके पास चला जाएगा तो राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस कर। ठीक है भाई, किसको लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस करती है, उसको वापस लौटाना होता है। अगर 14 दिन के अंदर ये नहीं लौटाती है 14 दिन के बाद यह वित्त विधेयक अपने आप ये पूर्णतः पारित माना जाता है, वह चाहे लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव दे सकती है। क्या कर सकती है? अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन वो सुझाव लेना या ना लेना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, तो लिखना कि राज्यसभा लोकसभा को वित्त विधेयक के संबंध में वित्त विधेयक के संबंध में क्या कर सकती है भैया? वित्त विधेयक के संबंध में सुझाव दे सकती सुझाव दे सकती है। अब उस सुझाव को मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर है। मानना या ना मानना लोकसभा पर है, क्योंकि भैया लोकसभा को ही वित्त विधेयक को पारित करने की शक्ति प्राप्त है। मानना या ना मानना लोकसभा पर है कि वह ये राज्यसभा के सुझाव को मानेगी या नहीं माने। ठीक है भैया, यही बताया ना मैंने। अब बात यह आई कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक को अगर पारित कर देती है तो बहुत अच्छा है। अगर 14 दिन के अंदर वह नहीं उसको लोकसभा को लौटाती है, अपने पास ही रखती है, तो वह 14 दिन के बाद वह विधेयक पूर्ण रूप से पारित मान लिया जाता है कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। ठीक, अगर 14 दिन के अंदर
अगर 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक नहीं लौटाती है, नहीं लौटाती है, तो विधेयक पूर्णतः पारित माना जाता है। पूर्णतः पारित माना जाता है। क्यों पारित माना जाता है? क्योंकि राज्यसभा को वित्त विधेयक के संबंध में केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है। किसको भैया? राज्यसभा को केवल राज्यसभा को केवल 14 दिन की राज्यसभा को केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है कि वह 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और 14 दिन के बाद वह विधेयक वित्त विधेयक पूर्ण रूप से दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। ये हो गई भैया हमारे लोकसभा की क्या शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब इसके बाद भैया बात आती है, अभी इसके बाद एक चीज और देखना कि इसके अलावा, इन सब शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है किसको भैया? लोकसभा को। अब अन्य शक्ति देखना भाई, अभी तक हमने कौन कौन सी शक्ति देखा? संविधान संशोधन और वित्तीय शक्ति, और इसके बाद कानून निर्माण के संबंध में, और इसके बाद एक शक्ति आई विधायी शक्ति। ठीक है, अब आती है इसकी अन्य शक्ति कौन कौन सी है। ठीक है, अन्य शक्तियों को भी देखना भैया। अन्य शक्ति, ठीक है, तो लोकसभा जो होती है वो निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। कौन से भैया? निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अब निर्वाचक मंडल के रूप में कैसे कार्य करती है? जब संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं भैया, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कर, तो इसके संबंध में भी शक्ति प्राप्त है किसको? लोकसभा को। यानी कि लोकसभा जो है निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अब जो लोकसभा है वो किसके निर्वाचन में भैया? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और राज्य की विधानसभा। ठीक है भाई, इस अन्य शक्ति में लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है, और लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। अब लोकसभा को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित और उनको पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है भाई, ये भी लिख लेना कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को निर्वाचित भी कर सकती है और उनको उनके पद से हटा भी सकती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित और पदच्युत। ठीक है भैया, तो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के निर्वाचन और पदच्युत करने के संबंध में भी शक्तियां किसको प्राप्त हैं? लोकसभा को। ये हो गई उसकी अन्य शक्ति। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो गया? लोकसभा हो गया। भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया लोकसभा, जो
जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता की रक्षा करती है। ठीक है, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को अधिक शक्तिशाली या अधिक शक्ति प्राप्त है। देश के वित्त पर लोकसभा का एकाधिकार है। क्या भैया? देश के वित्त पर लोकसभा का एकाधिकार है। वित्त पर लोकसभा का एकाधिकार है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब मैंने ये बताया था कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को कि लोकसभा भैया राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये हमारा निष्कर्ष निकल के यही आया। संपूर्ण शासन तंत्र जो होता है, जो संपूर्ण शासन तंत्र है वो लोकसभा के चारों तरफ होता है। तो लोकसभा जो है भारतीय संसद का प्रमुख अंग है और प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। क्या? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। बहुमत दल का नेता है। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर सभी को। अब यहां तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सारी शक्तियां पढ़ लिए लोकसभा की। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी कौन कौन से, उनका निर्वाचन कैसे होता है और उनके जो शक्तियां या कार्य उनके कौन कौन से हैं। तो बात भैया आ गई स्पीकर यानी कि इसके लोकसभा अध्यक्ष की, स्पीकर ऑफ लोकसभा की। ठीक है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनकी शक्तियां क्या क्या है। तो भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में ये कहा गया, क्या कहा गया भैया, कि लोकसभा अपने जो 545 सदस्य होंगे उन्हीं सदस्यों में से अपने क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। कौन से अनुच्छेद में भैया कहा गया? कहा गया आर्टिकल 93 में। क्या? 93 में कि 545 सदस्यों में से ही लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अपने इन 545 सदस्यों में से ही आर्टिकल 93 के तहत कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसके बाद जिस राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होता है उसी दल का कौन होता है भैया? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल से ही वो आता है कौन? डिप्टी स्पीकर भाई। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत दल प्राप्त उसी में से आता है। ठीक है, जब वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाता है तो वो अपने क्या करता है? उपाध्यक्ष के चुनाव में सहयोग करता है। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो उपाध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष और विपक्ष का दल मिलके अपने क्या करता है? उपाध्यक्ष का चयन करता है। तो अध्यक्ष मिलता है भैया और विपक्ष का दल, विपक्षी दल मिलकर, विपक्षी दल मिलकर उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। मैंने बताया ना कि जो स्पीकर होता है वो भैया कहाँ का होता है? बहुमत दल प्राप्त का। जिस लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी का होता है स्पीकर। तो जब स्पीकर हो गया भैया बहुमत दल का तो हमारे उपाध्यक्ष आएंगे कौन से? विपक्षी दल। तो इस प्रकार से क्लियर है कि बहुमत दल में जो चुना जाएगा वो स्पीकर कहा जाएगा और जो विपक्षी दल जिसे चुनेगा उसे उपाध्यक्ष कहा जाएगा। इस प्रकार बात हुई कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है सर्वसम्मति से की जाती है। लोकसभा जब भंग हो जाती है, भंग होने की स्थिति में भी लोकसभा की प्रथम बैठक की तिथि तक वो क्या होता है? यदि लोकसभा भंग हो गई, अब देखो भाई बात आई, लोकसभा भंग, मान लो लोकसभा भंग हुई,
लोकसभा भंग की स्थिति में ये होता है कि जो अध्यक्ष होगा वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नई लोकसभा का क्या नहीं हो जाता, गठन नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नई लोकसभा के गठन तक पद पर बना रहता है। ठीक है, यदि लोकसभा भंग हुई तो अध्यक्ष तब तक अपने पद पर लोकसभा अध्यक्ष रहेगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। अब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन संभालेगा भैया सदन को? तो उपाध्यक्ष संभालता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन उपाध्यक्ष संभालता है। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद यदि दोनों की अनुपस्थिति में ऐसा जब मान लो कोई कंडीशन आ गई कि कौन, लोकसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है और उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो उनके उपस्थिति में ही लोकसभा के 545 सदस्यों में से ही उन 6 वरिष्ठ सदस्यों का निर्वाचन कर दिया जाता है कि जब ऐसी कभी स्थिति आती है कि यदि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उन 6 सदस्यों में से वरिष्ठता के अनुसार कोई सदस्य क्या करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है भाई, ये देखो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के ना होने पर दोनों के ना होने पर 545 लोकसभा के जो 545 सदस्यों में से ही वरिष्ठता के अनुसार 6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 545 सदस्यों में से ही 6 सदस्य वरिष्ठता के अनुसार, वरिष्ठता के अनुसार चुने जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं। तो ये 6 सदस्यों में से कौन करेगा भैया? ये 6 सदस्यों में से कौन करेगा? जो इसमें सबसे सीनियर होगा। तो इन 6 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य ही 6 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करेगा। ठीक है, दोनों की अनुपस्थिति अध्यक्षता करेगा। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है सभी को कि 6 सदस्य 545 सदस्यों में से ही 6 सदस्य चुने जाते हैं जो वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात आती है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, अपने पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक कि उस पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति नहीं आ जाती। मतलब कि उसे जब तक लोकसभा के बहुमत दल का उसे शरण प्राप्त है तब तक वो अपने अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है। या तो वो आप स्वयं त्याग पत्र दे दे, या तो जब बहुमत दल उससे परेशान हो जाएगा तो वह उसे उसके पद से हटा दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक सबसे प्रमुख बात ये भी है कि भाई जब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो ये किस प्रकार अध्यक्ष बनता है? तो जब तक वो सांसद है, मतलब कि वो लोकसभा का सदस्य जब तक है तभी तक वो लोकसभा का अध्यक्ष रह सकता है। कब तक? जब तक जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तभी तक रह सकता है
तभी तक रह सकता है जब तक उसे जब तक वह जब तक वह लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य है। सदस्य यानी कि सांसद जब तक होगा तभी तक वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह सकता। ठीक है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक रह सकता है जब तक वह सांसद यानी कि लोकसभा का सदस्य होगा, तभी तक वह क्या रह सकता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर रह सकता है। ये बात हो गई भैया किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की। अब उसकी शक्ति और कार्य के बारे में देखा जाए। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति एवं उनके कार्य क्या क्या है। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। कौन भैया, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के नेता यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की कार्यवाही का संचालन, क्या, प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। क्यों करेगा भैया, क्योंकि यह बहुमत दल के नेता के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार ही सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अब इसके बाद बात आती है प्रवर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है भैया, लोकसभा का अध्यक्ष प्रवर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता और कार्यवाही का संचालन, मैंने ये बताया कि प्रधानमंत्री के परामर्श से सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। और क्या करता है भैया, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता करता है। एक कंडीशन मैंने बताया ये, अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और जब दोनों नहीं होंगे तो लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। क्या, सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति, प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है ना। सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति कौन करता है, प्रदान करता है। अब सदस्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जो भाषण देते हैं, तो उनके भाषण को अनुमति देना तथा उनका क्रम व समय निश्चित करना। क्या, भाषण की आज्ञा देना, किसको, सदस्यों को, भाषण की आज्ञा व क्रम व समय निर्धारित करना। ठीक है, क्रम व समय निर्धारित करना किसका, लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य। अब इसके बाद लोकसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना, मतलब जो लोकसभा के सदस्य होंगे के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। लोकसभा सदस्य यानी कि सांसद, तो लोकसभा सदस्यों की विशेषाधिकारों की रक्षा करना, विशेषाधिकार की रक्षा करना। ठीक है, उनके सदस्यों या सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण रखना, जो उसका सेक्रेटेरिएट होगा, सचिवालय होगा, उस पर क्या नियंत्रण रखता है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष। सचिवालय पर नियंत्रण रखना। ठीक,
लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद अध्यक्ष जो होता है वही यह निश्चित करता है कि लोकसभा में कोई वित्त विधेयक या कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक है या नहीं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई सभी को। इसके बाद सदन में अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन सदन में बनाए रखना व शांति बनाए। किसी सदस्यों के द्वारा लोकसभा में अनुशासनहीनता की जाती है तो क्या करता है भैया लोकसभा का अध्यक्ष? सदन को भंग कर देता है और सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। तो सदन में अनुशासन व शांति बनाए रखना। अगर अनुशासनहीनता होती है तो वो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भैया? तो ये प्रमुख कार्य है भैया किसका? लोकसभा व राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ही करते हैं। कि संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होगा स्पीकर करता है। ठीक है भाई, तो ये सारे हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य। अब इसके बाद एक प्रमुख कार्य और याद रखना कि संसद द्वारा जो पारित विधेयक होगा राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। जब संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा क्या हो जाएगा? जब कोई विधेयक पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु कौन भेजता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही भेजता है। ये वाला जो पॉइंट है लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। यानी जब कोई ऐसा कोई विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन उसमें बैठता है और उसमें उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या? स्पीकर करता है। यहां तक बात भैया क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके बाद आज हमारा ये कंप्लीट हुआ लोकसभा की शक्तियां या लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनकी शक्तियां। ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके पास छोटी से छोटी जानकारी पहुंचती रहेगी। ठीक है भैया, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद। थैंक यू क्लास।